एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 5th के स्टूडेंट यानी सेमेस्टर 5th के जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के, और आप लोगों के पास अगर ये हिस्ट्री है यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857, जिस भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट है तो उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होने वाली है। तो आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया का यूनिट नंबर 5। तो जितने भी यूनिट है, यूनिट नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th में वो ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं मेरे चैनल की, या तो आप यूट्यूब पर भी सर्च मार सकते हैं रोमर जायसवाल प्लेलिस्ट 1700 से 1857 हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो आपको मिल जाएगा आराम से सारी वीडियो लाइन टू वाइज आपको यूनिट मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाती है। और ये नोट्स भी आपको लेना हो तो आप टेलीग्राम से मुझे पर्सनली ले सकते हैं, और पर्सनली लोगे तो आपको पे लगेगा, बाकी आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, आपकी जैसी मर्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो यूनिट नंबर 5th है उसमें हमें क्या पढ़ना है? उसमें हमें पढ़ना है रिवोल्ट ऑफ 1857। बहुत फेमस है, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। 1857 की क्रांति विद्रोह। तो हमें उसके एक कारण पढ़ने हैं, प्राकृतिक पढ़ने हैं, और क्या पढ़ना है, इसका परिणाम क्या था वो पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति का विद्रोह जो था उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उस समय बैकग्राउंड क्या था, उसका बैकग्राउंड जानते हैं क्यों ये हुआ। तो भारत पर 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद से अंग्रेज का धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित होता गया। आपको पता है 1757 में मैंने आपको पढ़ा था यूनिट नंबर 2 में कि प्लासी का युद्ध हुआ था, जब से अंग्रेजों का अधिकार क्या होने लगा था, भारत पे होने लगा था। तो 1757 के बाद जैसे जैसे धीरे धीरे भारत पे अंग्रेजों का नियंत्रण होने लगा, तो उसी के 100 साल बाद 1857 के विद्रोह से पहले तक उसी के 100 साल के बाद 1800 राइट क्या हुआ था, क्रांति हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ। बट उससे कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले क्या हो रहा था, मतलब उसके कुछ टाइम पीरियड पहले, तो विद्रोह के पहले क्या होता, अंग्रेजों ने भारतीय समाज की कई पहलुओं में हस्तक्षेप कर दिया था। मतलब जब 1857 तक जब भारत पे नियंत्रण करा था अंग्रेज ने, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ था, 1800 जब चल रहा था तो उसके सदी में क्या हो रहा था, वो जो अंग्रेज है वो अब भारत के जितने भी समाज है, चाहे वो समाज में शिक्षा हो, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे कोई भी परंपरा थी, उसमें अब हस्तक्षेप करने लगा था अंग्रेज। चाहे वह भारतीय शासकों की राजनीतिक हो उसमें भी कर रहा था, राजनीतिक को स्वतंत्रता हो, चाहे सामाजिक संरचना हो उसमें भी हस्तक्षेप कर रहा था, जाति व्यवस्था और ये जो सती प्रथा थी, बाल विवाह थी, उसमें हस्तक्षेप कर रहा था, आर्थिक शोषण भी कर रहा था क्योंकि टैक्स ज्यादा लगाया था। आपको पता है बंदोबस्त प्रणाली, जमींदारी, रैयतवाड़ी, तो ये सारी से क्या कर रहा था, वो टैक्स भी ज्यादा वसूल रहा था, और कच्चे माल भी क्या कर रहा था, वो यहाँ से ले जाके महंगे दाम पे यहाँ बेच रहा था, तो आर्थिक भी शोषण कर रहा था। अब भारतीय समाज में बढ़ती असंतुष्टि और अंग्रेज की नीतियों के प्रतिरोध की भावना ने जो ये विद्रोह था उसका मुख्य कारण बना। यानी उस समय जब अंग्रेज ने इन सारे क्षेत्रों में हस्तक्षेप करा तो क्या हुआ, भारत के जो लोग हैं अब वो असंतुष्ट होने लगे अंग्रेज से, अब उन्हें परेशानी लगने लगी अंग्रेजों की ये सारी नीतियां। तो इसी नीतियों से छुटकारा पाने के लिए अंग्रेज के विरुद्ध भारतीय लोगों ने विद्रोह कर दिया, उसी को हम कहते हैं 1857 की क्रांति। तो आपने बैकग्राउंड जान लिया। तो अब चलते हैं कि 1857 की क्रांति जो है उसके कारण क्या क्या थे। तो 1857 का कोई भी एक कारण नहीं था, उसके बहुत सारे कारण थे। तो उसके जितने भी कॉजेस थे वो पॉलिटिकल थे, सोशल थे, इकोनॉमिकल थे, करंट के उस समय के थे, तो बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस थे, तो बहुत सारे कॉजेस थे, एक कारण थे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 1857 की विद्रोह जो था उसका सबसे पहले राजनीतिक कारण जानते हैं। सबसे पहले हम राजनीतिक कारण से जानेंगे कि क्यों हुआ था। तो राजनीतिक कारण से जानते हैं हम पहला कि 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था।
तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, जो यानी हड़प की नीति, ये एक कानून अंग्रेजों द्वारा लागू की गई थी जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स था वो क्या थी, एक हड़प की नीति थी। कैसे थी अब ये जानते हैं। तो ये राजनीति की एक नीति थी। तो लॉर्ड डलहौजी जो है उन्होंने क्या किया था, इस नीति के तहत भारतीय शासकों के राज्य हड़पने की नीति अपनाई। अब देखो, भारतीय शासक के राजनीतिक मतलब सत्ता हथियाने की कोशिश करी लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति के खिलाफ। तो राजनेता मतलब उस समय के शासक की अगर आप गद्दी छीनना चाहोगे तो शासक के पॉलिटिकल में आता है, तो इसका पॉलिटिकल रीजन हो गया ये। जिन शासकों के कोई भी जैविक उत्तराधिकार नहीं होते थे, मतलब जो भी शासक होता था उस समय, तो उसका अगर खुद का बच्चा नहीं होता था तो उनके राज्य जो होते थे वो क्या कर लेते थे, अंग्रेज अपने अधीन कर लेते थे। मतलब वो किसी को अगर उसका उत्तराधिकारी नहीं है तो वो जो उसका गद्दी है वो अंग्रेज हड़प लेते थे। उन्होंने ऐसा कानून बनाया था। तो जैसे कि आपने झांसी की रानी भी देखा होगा, वो भी ऐसे ही कुछ कहानी थी कि उनका भी जैसे कि जो वो बांध के लड़ती हैं तो वो भी उनका अपना बच्चा नहीं होता है, बट वो क्या करती हैं कि जो अंग्रेज है वो कहते हैं कि तुम्हारा नहीं है, तो हम जो मतलब जितने भी राजा महाराजा होते थे, चाहे रैयत जितने भी वहाँ के मतलब छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य होते थे, अगर उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो वो क्या करते थे, अंग्रेज इस कानून के तहत उस सत्ता को अपने अंतर्गत ले लेते थे। तो उदाहरण के तौर पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के राज्य में भी इसी नीति के तहत हड़प नीति अपनाई थी। तो झांसी को भी जब अंग्रेज ने लिया था तो इसी नीति के तहत लिया था। दूसरा कारण है राजनीतिक कारण में ही कि ब्रिटिश आधिपत्य का विस्तार, यानी अंग्रेजों ने लगातार भारतीय रियासतों का विलय करके अपने नियंत्रण में कर लिया था, जिससे भारतीय शासक असंतोष में थे। तो ये भी तो पॉलिटिकल रीजन ही हुआ ना, क्योंकि भारत की जितने भी रियासतें थी उनको क्या कर रहे थे, उनको अपने अंदर नियंत्रण कर ले रहे थे, उनकी ही जो सेना है उसमें अपने ही लोग को भर्ती कर दे रहे थे, कह रहे थे कि अब ब्रिटिश सेना रखो आप अपने दरबार में। तो ब्रिटिश सेना रख रहे थे और नियंत्रण कर ले रहे थे पूरी तरह से, और जिससे शासक थे वो असंतोष थे। मतलब तो ये भी उनका पॉलिटिकल रीजन हो गया। तीसरा पॉलिटिकल रीजन होगा कि भारतीय रजवाड़ों की अवहेलना, यानी भारतीय रजवाड़े के प्रति अंग्रेज का उपेक्षापूर्ण रवैया उनके अस्तित्व को संकट में डाल रहा था, जिससे शासकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। मतलब अब जितने भी राजा महाराजा है उससे अंग्रेज अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते थे, रवैया अच्छा नहीं रखते थे, उनकी बात नहीं मानते थे, क्योंकि उनके दरबार में सेना भी अपने रखते थे तो अपने चलाते थे, उनका कोई कानून पास नहीं होने देते थे। तो क्या होता था, अब भारतीय राजा है, अब आपको पता है भारत की नीति कैसी है कि अगर कोई सामने वाला किसी की इज्जत ना करे तो वो क्या करता है, वो मतलब सामने वाले को तो देखता ही नहीं है। तो ऐसा ही था, मतलब कि अगर उसकी बात नहीं सुन रहा था, अपेक्षापूर्ण रवैया रख रहा था, तो इससे क्या हुआ, उन लोग के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई कि अब ये हमारे नहीं सुन रहा, तो हम इसके खिलाफ विद्रोह करेंगे जनता के साथ मिलकर। तो हमने पॉलिटिकल रीजन जान लिया 1857 की क्रांति का। अब 1857 की क्रांति का हम इकोनॉमिक कॉजेस जानते हैं, यानी आर्थिक कारण क्या था 1857 की क्रांति का। तो 1857 का आर्थिक कारण है पहला कि कृषि और कर नीति। तो अंग्रेजों ने जो कृषि प्रधान भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव किए थे। आपको पता है उस समय तक हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश था, क्योंकि हमारी जो इनकम का बेसिकली मतलब सबसे ज्यादा जो सोर्स था मेजर, वो एग्रीकल्चर ही था। तो उन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा चेंजेस किए थे। क्या हुआ था, जब भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव आया था, मतलब भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें भारी बदलाव किए थे मतलब अंग्रेजों ने, जिसके कारण क्या हुआ था, किसानों को उच्च करों का बोझ झेलना पड़ा था, और जिससे जमींदारी प्रथा ने किसानों की स्थिति को और खराब कर दिया था। क्योंकि जमींदारी व्यवस्था जब मैंने आपको पढ़ाया था, आई थिंक यूनिट फर्स्ट सेकंड में पढ़ाया था मैंने आपको, नहीं सॉरी थर्ड यूनिट में आपको पढ़ाया जमींदारी व्यवस्था। उसमें मैंने आपको बताया कि जमींदारी व्यवस्था में क्या होता था, जो टैक्स है वो जमींदार वसूलते थे किसान से, और किसान जो टैक्स देते थे जमींदार को देते थे, और जमींदार किसको देता था, अंग्रेज को देता था। तो अंग्रेज जितना टैक्स लगाते थे ना उससे ज्यादा जमींदार वसूल करते थे। तो जमींदार का बहुत ज्यादा दबाव रहता था किसानों पे, किसान का बहुत ज्यादा शोषण करते थे। तो ये इससे तो और ज्यादा कृषि इनकी दयनीय स्थिति हो गई थी। तो पहला आर्थिक कारण तो ये था।
दूसरा आर्थिक कारण था कि कृषि आधारित उद्योग का विनाश हो गया था, यानी अंग्रेजी शासन के तहत भारत की जो हस्तकला उद्योग थे, जो हैंडमेड चीजें लोग बनाते थे छोटी छोटी, वो ध्वस्त कर दिया था किसने? अंग्रेजों ने। क्योंकि अंग्रेज क्या करने लगे थे, मशीन ले आए थे और सारे काम मशीन से हो रहे थे, औद्योगिकरण आ रहा था। और जो हमारे छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वाले लोग थे, उनका जो धंधा था वो चौपट हो गया था, जिससे वो भी बेरोजगार हो गए थे, जिससे लाखों भारतीय की जीविका समाप्त हो गई थी। तो भारतीय उत्पादकों पर भारी प्रभाव पड़ा था और इंग्लैंड से आयात सस्ते उत्पादकों ने भारतीय बाजार को बर्बाद कर दिया। तो इस समय क्या होता था, अंग्रेज आयात कर रहे थे कहाँ से? इंग्लैंड से, क्योंकि कच्चा माल तो वह यहीं से ले जा रहे थे, पर कच्चा माल यहाँ से ले जाने के बाद वो क्या कर रहे थे, वहां से बना के माल लाते थे और उसको महंगे दामों पे बेचते थे। तो इससे भी क्या हो रहा था? दूसरा ये आर्थिक कारण था कि भारतीय स्थिति बेकार हुई थी। तीसरा जो आर्थिक कारण है वो है व्यापारिक शोषण हो रहा था, यानी भारतीय व्यापार और उद्योग पर अंग्रेजों का एकाधिकार स्थापित हो गया था, जिससे भारतीय व्यापारियों में असंतोष था। अब भारत की कंपनी जब विदेश में आएगी तो इंडिया की कंपनी क्या करेगी? झक तो नहीं मारेगी। तो अब यहाँ का लोगों के जो धंधा है वो चौपट हो रहा था, क्योंकि वहाँ के लोग जब बना बना के ला रहे थे तो बहुत ज्यादा एडवांस और सस्ते दाम पे बेच रहे थे, तो इनका भी धंधा चौपट हो रहा था। यहाँ के जितने भी बिजनेसमैन हैं तो उसके मन में भी असंतोष की भावना पैदा हो रही थी। तो ये आर्थिक कारण बना था। जब असंतोष की भावना पैदा होगी तो विद्रोह तो करेंगे ही ना, तो विद्रोह ये आर्थिक कारण हो गया। अब जानते हैं हम 1857 की क्रांति का सामाजिक और धार्मिक कारण। तो 1857 की क्रांति का सामाजिक और आर्थिक कारण, सबसे पहले सामाजिक कारण जानते हैं कि सामाजिक सुधार के नाम पर हस्तक्षेप। समाज में जितनी भी मतलब प्रथाएं थी भारतीय समाज, चाहे तो उसमें जितने भी कुप्रथा थी ना, उसको कहते थे कि हम इसको सुधार रहे हैं, हम यहाँ के लोग को सिविलाइज बना रहे हैं, जैसे कि पर ये क्या करते थे, इसके नाम पे भारत की समाज में हस्तक्षेप करते थे। तो अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधार जो थे, जैसे सती प्रथा पे अंग्रेजों ने रोक लगाया था और विधवा पुनर्विवाह पे पहले रोक होता था, तो इस पे भी इन्होंने एक कानून लागू किया कि विधवा भी अब शादी कर सकती है, और भारतीय समाज के पारंपरिक ढांचे के विपरीत थे ये। तो भारत में तो मतलब इस टाइम तक आते आते कुरीतियां फैल गई थी, जैसे मैंने आपको पिछले यूनिट में पढ़ाया था। तो कुरीति वाले लोग को तो पसंद आएगा नहीं ये चीज की बदलाव हो समाज में। तो उन जब ये और अंग्रेज बदलाव कर रहे थे तो उस जो वो वर्ग था ना, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो उस समय का, तो वो क्या कर रहा था, अब अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। असंतोष की भावना उसके मन में पैदा हो रही थी कि ये हमारे समाज को बदलेगा, ये हमारी परंपरा है, कैसे इसको ये बदल सकता है, ये तो हमारी कल्चर है। ऐसी भावना क्या है अंग्रेजों के खिलाफ उस समय के लोग के मन में आई और ये विद्रोह का कारण बना। दूसरा कारण है धर्म में हस्तक्षेप। भारतीय समाज को यह विश्वास हो गया था कि अंग्रेज जो है वो भारतीय धर्मों को नष्ट करके ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। अब भारतीय लोग को ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज है ना, ये हमारा धर्म खराब करने आए हैं, हिंदू मुस्लिम जितने भी धर्म थे सिख, इसको बर्बाद कर देंगे और अपना जो ईसाई धर्म है उसको थोपने आए हैं हमारे ऊपर। और सैनिक में नई चर्बी लगी कारतूस का इस्तेमाल करवा रहे हैं अब ये लोग। मतलब सब लोग ये सब इन लोगों से उनको ऐसा लगने लगा कि अब कि सुअर की चर्बी होने के अफवाह फैल रही थी उस समय कि वहाँ आटा मिलता है, उसमें अंग्रेज क्या करते हैं, सुअर की चर्बी मिला के बेचते हैं। तो धार्मिक भय फैलाया जा रहा था और लोग उस समय जो ब्राह्मण थे या ऐसे लोग थे जो मतलब जो नॉन वेजिटेरियन थे, तो उन लोग को ये पता लग रहा था कि हमारे कारतूस में ये जानवर की चर्बी मिलाई जाती है और हमारे आटे में शुगर का मिला है। तो वो कहते थे हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो हमारे तो धर्म पे प्रहार कर रहे हैं ये अंग्रेज। तो इसी कारण से जो लोग थे उनके मन में असंतोष की भावना पैदा हुई और इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन कर दिया। अब जानते हैं हम 1857 की क्रांति के सैन्य कारण क्या थे, मिलिट्री कॉज क्या थे। तो पहला कारण था कि सैन्य कारण में सैनिक असंतोष थे, मतलब सैनिक है वो डिसऑनेस्ट थे। मतलब ब्रिटिश भारतीय सेना में बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक थे। अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी ना, जो भारत में सेना थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसमें हद से ज्यादा लोग भारतीय लोग ही काम करते थे सेना में, लेकिन उनके साथ भेदभाव होता था। अब देखो भारतीय जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना होती थी उसमें
ब्रिटिश भी होते थे, अंग्रेज भी होते थे और भारतीय पुलिस भी होती थी, तो दोनों सैनिक होते थे। पर क्या होता था, जो अंग्रेज पुलिस होती है उसको ज्यादा दर्जा दिया जाता था, इंडियन पुलिस को कम वैल्यू करा जाता था। अंग्रेज लोगों को ज्यादा सैलरी दी जाती थी, इन लोगों को कम सैलरी दी जाती थी, तो वे अंग्रेज के सैनिक की तुलना में कम वेतन भी पाते थे। अब अंग्रेजी एक ही पद पे चाहे दो लोग हो, एक ही पद होता था, एक ही पद पे एक अंग्रेज बैठे और एक भारतीय बैठे, तो उसको वेतन अलग अलग दिया जाता था। तो भाई तुलना, एक पद पे अगर दो वेतन दोगे तो आप भेदभाव तो कर ही रहे हो ना। खराब पदोन्नति थी। अब पोस्ट भी क्या करा जाता था, मतलब जो पोस्ट है उसको उन्नति नहीं दी जाती थी, प्रमोशन नहीं किया जाता था, लिमिटेड प्रमोशन था कि भारतीय लोगों का प्रमोशन नहीं किया जाता था और अंग्रेज होते थे उसको प्रमोशन दे दिया जाता था। अनिश्चित सेवाओं का समान सामना कर रहे थे वो लोग, ऐसी ऐसी चीजों का वो लोग भेदभाव हो रहा था उस सैनिक संगठन में भारतीय लोग के साथ, जितना कि अंग्रेजों के साथ नहीं हो रहा था। दूसरा सैन्य कारण था कि चर्बी लगी कारतूस का विवाद। सबसे ये करंट इशू भी था, तात्कालीन कारण भी आप इसे ही मानोगे और सैन्य कारण भी आप इसे ही मानोगे। सबसे मेन कारण यही था उस समय का। तो चर्बी लगे कारतूस, तो भारतीय सैनिक के बीच चर्बी लगे कारतूस का विवाद सबसे बड़ा सैन्य कारण रहा था। क्या हुआ था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी सेना में हिंदू मुस्लिम दोनों सैनिक काम करते थे और ब्रिटिश भी थी। तो ये लोग क्या करते थे, तो ब्रिटिश जो है वो बंदूक होती थी ना, बंदूक में से गोली जो होती है ना, वो एक चीज में रखते थे गोली को, जिसे कहते हैं कारतूस। और वो जो कारतूस होता था ना जिसमें गोली रखते हैं, वो चर्बी से बनाई जाती थी जानवरों की। तो जब ये पता लगा ना भारतीय लोग को ये चर्बी से बनाई जा रही है, तो हिंदू, तो आप जानते हो हिंदू लोग भड़केंगे कि आप हमें चर्बी कैसे मुंह में लेने दे रहे हो, क्योंकि हिंदू धर्म में जैसे कि ज्यादातर लोग नहीं खाते थे मीट मछली, तो नॉन वेजिटेरियन को गुस्सा आने लगा। और मुस्लिम धर्म के लोग भी भड़कने लगे, क्यों कि मुस्लिम धर्म के लोग, आपको पता होगा, शुगर को मतलब नहीं, सब चीज नॉनवेज तो खाते हैं बट शुगर आई थिंक मना होता है उनमें, तो उस चीज से वो उन्हें पसंद नहीं करते वो। तो फिर क्या उनको ये पता लगा कि कारतूस शुगर की चमड़ी से है, तो उनके मन में भी असंतोष की भावना पैदा हुई। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के मन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक के जो कारतूस है उसके खिलाफ क्या हुआ, असंतोष की भावना पैदा हुई और दोनों ने मिलकर क्या करा, आंदोलन कर दिया। तो आई होप आपने कारण जान ली होगी। तो अब जानते हैं हम 1857 की क्रांति का नेचर क्या था, मतलब विद्रोह की प्रकृति क्या थी। तो 1857 का जो विद्रोह है वो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों से प्रकट हो रहा था। तो हर जगह ऐसा नहीं है क्रांति किसी एक जगह पे हो रही थी, तो पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, छोटी छोटी अपनी अपनी कारणों से लोग छोटी छोटी आंदोलन कर रहे थे। तो विरोधों की प्रकृति पर विद्वानों के बीच मतभेद है। कुछ इसे कहते हैं कि ये श्वेत जन क्रांति मानते हैं, तो कुछ लोग सिपाही की बगावत या क्षेत्रीय विद्रोह कहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि आम जनता का ये आंदोलन था, परेशान होकर इन लोगों ने करा। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग सिपाहियों का बगावत था, कि मतलब विद्रोह कराए, मतलब वही तात्कालीन कारण वाला मैंने बताया, वही कहते थे। तो मतभेद है विद्वानों में। तो विद्रोह की प्राकृतिक का विश्लेषण हम कुछ बिंदु से कर सकते हैं जो हम जानेंगे। फर्स्ट है, जो विद्रोह का जो प्राकृतिक है वो क्यों हुआ था लोग मानते हैं। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रीयता की भावना या स्थानीय बगावत हो सकती है, लोग मानते थे, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना, यानी कई इतिहासकारों ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम माना है। मतलब कई इतिहासकार कहते हैं कि अपने देश को स्वतंत्र बनाने के लिए, मतलब भारतीय लोग ने ये संग्राम किया था, क्योंकि इसमें देश के विभिन्न हिस्सों के लोग ने अंग्रेज के खिलाफ हथियार उठाए थे इस आंदोलन में। हालांकि कुछ विद्वान इसे केवल सैनिक विद्रोह मानते हैं कि नहीं, 1857 की क्रांति बस सैनिक विद्रोह था, कि कारतूस वाला जो कांड हुआ था इसलिए ये हुआ था। तो दोनों के बीच मतभेद है। या क्षेत्रीय असंतोष हुए थे, मतलब जो राजा के रजवाड़े छीन रहे थे, तो इसी कारण हुआ था विद्रोह। तो दोनों में मतभेद है। तो इस विद्रोह में नेतृत्व की कमी और ठोस राष्ट्रीय उद्देश्य का अभाव था। मतलब इस विद्रोह को लीड करने वाला जो है वो कोई मतलब अच्छा लीडर नहीं मिला, लीडरशिप की कमी दिखी, और ठोस राष्ट्रीयवाद की उद्देश्य भी नहीं मिला। मतलब लोगों में एक गोल नहीं था कि हमें देश को आजाद कराना है।
सब उस समय खुद ही बट रखे थे, हिंदू मुस्लिम, रजवाड़े अलग अलग, मराठा अलग, पंजाब अलग, मसूर अलग, मतलब सब बट रखे थे। तो अगर सब एक साथ मिलके आ जाते ना तो ये आंदोलन सफल होता, पर उस समय के लोग क्या है बोले कि मतलब एक साथ नहीं आए, वो अपने में ही लड़ रहे थे। तो यही इस कारण क्या हुआ, ये आंदोलन विफल रहा था। दूसरा प्राकृतिक कह सकते हो इसकी कि धार्मिक तत्व का समावेश, यानी इस विद्रोह में धार्मिक तत्व का विशेष महत्व था, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय ने अपने अपने धर्मों की रक्षा के लिए विद्रोह किया था। हिंदू ने कहा कि हम नहीं खाते हैं ये सब चीज, मतलब मीट मछली, तो आपने कैसे हमें कारतूस में दिया। मुस्लिम ने कहा कि हम शुगर नहीं खाते हैं, तो हिंदू ने कहा कि तुम सती प्रथा हमारी परंपरा कैसे तोड़ सकते हो। तो सबकी अपनी अपनी, हिंदू मुस्लिम ने सबने अपने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए ये विद्रोह किया, कुछ ऐसा मानते हैं। तो चर्बी लगे कारतूस की अफवाह जो है वो धार्मिक असंतोष का कारण बना था जैसे कि। तो तीसरा इसके हम कह सकते हैं नेचर है कि संगठित योजना का अभाव, यानी विद्रोह में एक सुनियोजित और संगठित योजना का अभाव था। मतलब एक अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इनमें कोऑर्डिनेट प्लान अच्छा नहीं था, इस कारण ये क्या हुआ, विफल रहा। विद्रोह स्थानीय स्तर पर तो प्रकट हुआ और इसे एक केंद्रित नेतृत्व की कमी थी। मतलब स्थान हर जगह से देख रहे हो आप, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, हर जगह विद्रोह उभर रहा है, पर इसको लीड करने वाला कोई केंद्रीकृत शासन नहीं था जो इसको लीड कर सके। अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोही के उद्देश्य विभिन्न थे। तो कोई चाहता था कि कारतूस मतलब चर्बी की बन रही है इसलिए विद्रोह कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि सती प्रथा या हमारी परंपरा को ठेस पहुंचा रहे हैं तो इसलिए कर रहा है, तो कोई आंदोलन इसलिए कर रहा था कि हमारे रजवाड़े छीने जा रहे हैं राजा जैसे, तो कोई इसलिए कर रहा था कि ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग मंशा थी इस विद्रोह में शामिल होने की। पर अगर सबकी एक मंशा होती कि हमें देश को आजाद कराना है तो अलग बात होती, पर सबकी अलग अलग मंशा होने के कारण ये लोग आपस में जो लड़ रहे थे, इसी कारण ये आंदोलन जो है, ये क्रांति जो है वो विफल रही थी। तो अब जानते हैं हम 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुए थे। तो 1857 के विद्रोह का अंग्रेज और भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन की नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। ब्रिटिश शासन जो है उसमें बहुत सारी ब्रिटिशों ने चेंजेस किए थे इस क्रांति के बाद। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया था फर्स्ट ऑफ ऑल, इस मतलब धीरे धीरे अब पतन की ओर जा रहा था। देखो 1757 से इन्होंने शासन करना स्टार्ट कर रहा था 1857 की क्रांति तक, पर 1857 की क्रांति में जब विद्रोह हुआ तो इन लोगों को थोड़ा एहसास हुआ कि क्रांति दोबारा भी हो सकती है, अभी तो मैंने दबा दिया। फिर इन लोगों का धीरे धीरे पतन होने लगा। तो विद्रोह के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का अब शासन समाप्त हो गया था। क्यों? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अब शासन किसका हो रहा था, ब्रिटिश में जो महारानी एलिजाबेथ बैठी है ना, वो शासन कर रही थी, रेगुलेटिंग एक्ट ला रही थी भारत में और भारत को रेगुलेट कर रही थी। पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मर्जी से कर रहे थे, पर अब क्या हुआ, वहां की सरकार कंट्रोल कर रही थी। और 1858 में भारत सरकार अधिनियम के तहत सीधे ब्रिटिश काउंस के अधीन, यानी जो महारानी एलिजाबेथ है वो डायरेक्ट कंट्रोल कर रही थी भारत के शासन को। इससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, पर 1857 की क्रांति के बाद कौन कर रहा था, डायरेक्ट ब्रिटिश कर रहा था, मतलब इंग्लैंड का कंट्रोल था। तो इस प्रकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का अंत हुआ 1757 की क्रांति के बाद। तो अब शासन किसका हो रहा था, वहां की रानी का हो रहा था। तो ब्रिटिश सम्राट ने भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जैसे कि जो ब्रिटिश की रानी थी उसका डायरेक्ट, वहां की जो काउंसलिंग थी उसका डायरेक्ट शासन चल रहा था यहाँ। दूसरा जो परिणाम हमने देखा कि ब्रिटिश शासन में बदलाव आए, यानी कूटनीति में बदलाव हुए थे। तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रजवाड़ों के प्रति अपनी नीति में बदलाव किया था। उनके प्रति उन्होंने अधिक लचीला रवैया अपनाया था और रियासतों के साथ मित्रता और सहयोग की नीति अपनाई थी। तो जब ये 1857 की क्रांति हुई, इससे पहले देख रहे थे, हमने देखा कि उसके साथ रवैया कैसा था, उनकी
रजवाड़े हथियाने पे थे, बट ब्रिटिश शासन ने इसके बाद क्या हुआ, उनका रवैया थोड़ा सा नरम हुआ किनके प्रति, रजवाड़ों के प्रति। उसके बाद सैन्य पुनर्गठन, यानी ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी की गई और उन्हें विभाजित करने के लिए जातीय और धार्मिक आधार पर भर्ती की जाने लगी ताकि भविष्य में एक संगठित विद्रोह की संभावना कम हो। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो सेना है उसमें जो भारत में जो भारतीय सेना जो थी उसकी संख्या बहुत ज़्यादा कम कर दी। इसलिए कम कर दी क्योंकि सेना कम होगी ना, अगर भारतीय लोग सेना में कम होंगे ना तो विद्रोह की भावना कम होगी, लोग ज़्यादा विद्रोह करने नहीं जाएंगे क्योंकि सैनिक के पास ज़्यादा हथियार होते हैं, ट्रेनिंग होती है ना, तो इसलिए कि उनको ट्रेनिंग ना मिल पाए, इतना ज़्यादा विद्रोह ना कर पाए, हमारी संख्या ज़्यादा रहे, उनकी जनसंख्या ज़्यादा ना रहे। क्योंकि जब आंदोलन होगा तो सैनिक ही रोकता है, और सैनिक ही जब भारतीय हो तो रोकेगा कौन, इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हम सैनिक की संख्या कम करते हैं, भारतीय सैनिक की। उसके बाद विभाजन और साम्राज्यवाद, विद्रोह से क्या हुआ, सबक लेते हुए अंग्रेज ने भारतीय समाज में जाति, धर्म और क्षेत्रीय आधार पर फूट डालने की नीति अपनाई, जिसे फूट डालो और राज करो कहा गया। इसके बाद इसका परिणाम ये निकला, इन्होंने समझ लिया अब हमें इनको है ना, ये विद्रोह करेंगे अगर एक साथ तो हमें खतरा है, तो एक साथ विद्रोह ना करें, इसलिए हमें इनको बांट देना चाहिए, तो इन्हीं लोगों में फूट डाल देना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या करा, फूट डालो नीति अपनाया। अब क्या करा, जाति में जाति के लोग को ये भड़का के लड़वाते थे, और धर्म में लड़वाते थे, और फूट डाल के राज करते थे। तीसरा कि भारतीय समाज पे इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो 1857 की क्रांति का भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा कि रजवाड़ों की भूमिका जानते, तो भारतीय रजवाड़ों को जो अंग्रेज है उसका समर्थन मिलना शुरू हो गया था अब, और उन्हें उनके राज्य का संरक्षण दिया गया, जिससे भारतीय समाज में राजा जो है वो रजवाड़े की भूमिका से सशक्त हो गई। अब क्या है, रजवाड़े जो है वो क्या करने लगे, अंग्रेज का समर्थन लेने लगे अपने प्रोटेक्शन के लिए, तो अब अपने प्रोटेक्शन के लिए समर्थन लेने लगे, तो अब क्या उनके दरबार में अंग्रेजी सेना रहने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ, फिर उन्हीं का अधिकार होने लगा था इन पे। दूसरा कि सामाजिक सुधारों में भी कमी, तो विद्रोह के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने भारतीय समाज में सामाजिक सुधार के प्रति अपनी नीतियां कुछ नरम बरती। इससे पहले क्या हो रही थी, वो भारतीय समाज में जितनी भी कुप्रथा थी, जैसे सती प्रथा थी, विधवा बाल विवाह थी, विधवा पुनर्विवाह थी, तो ये सब पे वो रोक लगा रहे थे अंग्रेज। बट इसके बाद जब ये विद्रोह हुआ तो उन्होंने सोचा चलो फूट डालने दो इनमें, अच्छी बात है फूट डलता है, तो फिर इन्होंने नरमी पेश आई और फिर सुधार भी अपने बंद कर दिए, ताकि भारतीय में विद्रोह की भावना फिर से ना हो। क्योंकि एक तरफ जो विद्रोह हो रहा था उसमें एक कारण ये भी था कि वहाँ के जो लोग थे, जैसे कि ब्राह्मण समाज के लोग थे, तो वो और जो वो कहते थे कि हमारी परंपरा है, इसमें आप हस्तक्षेप ना करें, तो वो हस्तक्षेप कर रहे थे, इसलिए वो लोग आंदोलन कर रहे थे। ये भी रीजन था, मैंने रीजन जब पढ़ाया था, कारण पढ़ाया था जब आपको 1857 की क्रांति का। तो चौथा है कि जब धार्मिक असंतोष का अंत हुआ तो चर्बी लगी कारतूस का विवाद जो है वो खत्म कर दिया गया। अब सैनिकों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की नीति अपनाई गई अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि वो जानते थे अगर उनका सम्मान नहीं करेंगे तो फिर 1857 की क्रांति जैसे हुई थी वैसे हो सकती है, तो ये भी चेंजेस हुआ। उसके बाद भारतीय राष्ट्र की नींव यानी 1857 का विद्रोह पूरी तरह से विफल हो गया, लेकिन इससे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है ना उसकी नींव रखी। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन माना जाता है 1857 की क्रांति, इसी से सीख लेके आगे क्रांति होती रही और देश आजाद दिलाने में मदद करा। तो भारतीय समाज में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और अंग्रेजों के खिलाफ एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता लोगों को महसूस होने लगी इस आंदोलन के बाद कि हमें भी आंदोलन करना चाहिए और अपने राष्ट्र को आजाद करने के लिए। तो राष्ट्र की भावना लोगों में जागरूक हुई, मतलब स्वतंत्रता की। आगे चलकर भारतीय राष्ट्र कांग्रेस और अन्य आंदोलन के रूप में ये प्रकट हुआ। तो यही लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उभरी। तो जो आज भी हम कांग्रेस पार्टी देखते हैं तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उस समय उभरी थी 1857 की क्रांति के बाद। तो निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह है वह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ये विद्रोह कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सैन्य कारणों के कारण हुई थी, जिसमें मैंने आपको सारे कारण बताए थे। विद्रोह की प्राकृतिक जटिल थी बहुत ज्यादा, और इसमें राष्ट्रीयता की भावना और
देखने को मिलती है। धार्मिक असंतोष का कारण बना कारतूस और सैनिक वाला विवाद, जो मैंने आपको पढ़ाया था। सैनिक विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह पढ़ाया था कारतूस वाला। हालांकि विद्रोह असफल रहा था, लेकिन इससे दुर्गमी परिणाम हुए थे। इसके परिणाम जैसे मैंने पढ़ा है, असफल तो रहा पर परिणाम बहुत सारे चेंजेस तो हुए। अब क्या पड़ा, ब्रिटिश ने इंडिया को थोड़ा हल्के में लेना शुरू नहीं किया, और यहाँ इनके जो सैनिक भी थे भारतीय, उसको भी अब कम करना स्टार्ट किया। तो बहुत सारे चेंजेस किए उन्होंने। विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन की नीति में भी बदलाव देखा गया और अंग्रेज का सीधा शासन शुरू हो गया 1857 की क्रांति के बाद। 1857 से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, पर बाद में क्या होने लगा, 1857 की क्रांति के बाद डायरेक्ट जो ब्रिटेन में बैठा, जो ब्रिटेन का जो काउंसिल था, जो वहां की एलिजाबेथ थी, उसका डायरेक्ट शासन हो रहा था भारत पर। इस विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। इस राष्ट्रीय आंदोलन के बाद ही लोगों में भावना स्वतंत्रता की जागृत हुई, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन बहुत सारे बाद में हमने देखे, जो आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम के रूप में विकसित हुए। तो आई होप आपको ये जो लास्ट हमारा यूनिट था, यूनिट नंबर 5, वो होता है यहाँ पे कंप्लीट, आपको समझ आया हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने जितने भी कॉलेज ग्रुप्स है उसमें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। सो धन्यवाद।